क्या होम्योपैथ में प्याज और लहसुन खाना मना है? होम्योपैथी की कुछ दवाइयों में प्याज लहसुन मना है। जिसमें होम्योपैथी की कुछ दवाइयां हैं, इसमें प्याज खाने से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्याज की जो प्रॉपर्टी है कुछ मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है, या ऐसी कुछ मेडिसिन कुछ बीमारियों में जो लोग खा रहे हैं, जिसमें ओनियंस एग्रावेशन है। एक्चुअल में ये है टोटल 30 दवाइयां। इसमें से सबसे बोल्ड में है लाइकोपोडियम, ब्राइनिया, इग्लेसिया, पल्साटिला और सल्फर। इसके बाद मेडिसिन आती है सीपिया, फास्फोरस, रेस्टक्स, कार्बोवेज, कार्सिनोसिन, एल्यूमिना, एल्यूमिन, एसरमो। तो अगर इस तरह की कोई दवाई पेशेंट खा रहा है, इस सिचुएशन में उस पेशेंट को कहना पड़ता है कि आप प्याज नहीं लेंगे। और कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक होते हैं, एलर्जेन फैक्टर उनके बॉडी में होता है, ऐसे मरीजों को सिर्फ प्याज मना किया जाता है। ये एक मिथ हो गई है, मतलब भूल धारणा हो गई है कि हर मरीज को प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, ये आपको नहीं करना, वो नहीं करना है। ऐसा नहीं है। इन सबस्टांस में, प्याज में, लहसुन में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जो एक आदमी की वाइटल एनर्जी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या होम्योपैथ की दवाइयाँ खाते हुए हींग या कपूर नहीं खा सकते? होम्योपैथ की दवाइयाँ खाते हुए हींग और कपूर नहीं खा सकते हैं। जैसे एसाफेटिडा से भी, हींग से भी हमारे यहाँ दवाइयाँ बनी हुई हैं, और कपूर से भी दवाइयाँ बनी हुई हैं। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें होती हैं, बहुत तेज गंध वाली। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, स्पेशली राजस्थान में, या जो लोग कढ़ी खाते हैं, उन जगहों पे वो हींग का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हींग खाने से ही ये मेडिसिन एंटीडोट हो जाएगी। नेक्स्ट। क्या होम्योपैथ चिकित्सा के दौरान अगर वायरस डिसीज हो जाए तो सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब होना, तुरंत अंग्रेजी दवाई खा लेना चाहिए? नहीं, होम्योपैथिक दवाइयों के चिकित्सा के दौरान अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्रॉनिक डिजीज एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ आदमी शरीर से, मन से एक लंबे समय से तक ग्रसित है, और वो ग्रसित रहते रहे अपनी खुद की एनर्जी के साथ, अपना खुद का जो सामंजस्य है वो खो गए, अपने बॉडी ऑर्गन्स की नॉर्मल जो फंक्शंस है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब विद्रोह के रूप में चले जाते हैं। यहाँ एक लड़ाई चलती है, आदमी अपने ही ऑर्गन के साथ लड़ता रहता है कि ये मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर सर्दी खांसी बुखार आती है, तो ये एक लॉ को इंडिकेट करती है, जिसको कहते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। इसमें क्या होता है, कई बार सर्दी खांसी बुखार आना ये एक वाइटल साइन है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि इसके ऊपर में रिसर्च हुआ था कि पूछा गया था क्या वो पेशेंट जो लंबे समय से एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जैसे उन पेशेंटों का जिनको किडनी फेलियर है, उन पेशेंटों का जिनको लीवर फेलियर है, या उन पेशेंटों का जिनका हार्ट अटैक हुआ है। अब इनका इलाज जब चालू होता है तो ऑल ऑफ ए सडन पेशेंट में सर्दी खांसी बुखार या पेट खराब आना शुरू करता है। तो इसका क्या कंसेप्ट है? इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि जब बॉडी की एनर्जी को एक मौका मिला, तो बॉडी के एनर्जी ने इस क्रोनिक डिजीज के अगेंस्ट में कुछ एक्यूट डिजीज का निर्माण किया, ताकि बॉडी की एनर्जी इस क्रोनिक फॉर्म से एक्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एक्यूट डिजीज का दो मैनिफेस्टेशन होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। अगर एक बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए तो एक बड़ी सी चीज को बहाना आसान होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पत्थर है पानी में अगर बहाना है तो उसको बहाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रवे के रूप में है, या धूल के रूप में, या कीचड़ के रूप में है, तो पानी के साथ वो बह जाता है। लाइकवाइज एक्यूट डिजीज के भी दो फॉर्म होते हैं। एक होता है वो एक्यूट डिजीज जो क्रोनिक डिजीज का ही एक मैनिफेस्टेशन है, वो उस मेडिसिन के लिए या उस मेडिसिन की रिएक्शन का एक पार्ट होता है। वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन चलने के क्रम में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसको अगर आप वेट करेंगे
1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन के अंदर ये अपने आप सबसाइड कर जाएगा। अब आता है वो एक्यूट डिजीज जो एक्साइटिंग कॉज के साथ जुड़ा होता है। जैसे मैं पानी में खूब नहाया या असल में मैंने नहा लिया, इसके बाद मुझे बुखार हो गया, या मैंने ज्यादा मात्रा में खाना खा लिया और खाने में भी ऐसी चीजें ली जो मेरे बॉडी को सूट नहीं करती। इसके कारण मेरा पेट खराब हुआ, पेट ऐसा खराब हुआ कि 2 बार भी मैं प्रोस्ट्रेटेड हो गया, मैं बहुत कमजोर पड़ गया। इस सिचुएशंस में मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी या मुझे उसका मैनेजमेंट लेना पड़ेगा। अगर मैं मैनेजमेंट नहीं लेता हूँ तो मेरी वाइटलिटी इतनी वीक हो जाएगी कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर मैं 5 बार भी लेटरिन जा रहा हूँ और उसके बावजूद भी मैं काम कर पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी अंतर मन में एक शांति महसूस हो रही है, लेवल ऑफ वर्कआउट है वो प्रॉपर है, तो यहाँ मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बड़ी बीमारी में मरीज को होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना चाहिए? एकदम लेना चाहिए। बड़ी बीमारी इन द सेंस एलोपैथी की भी ट्रीटमेंट की बात चलती है जब बड़ी बीमारियां होती है, क्योंकि ये आम लोगों में ये धारणा है कि अगर कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले लोग डॉक्टर के पास कहाँ जाते हैं? एक अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं। अंग्रेजी डॉक्टर क्या करता है? उस बीमारी के सिम्टम्स लेता है, उसकी डायग्नोसिस करता है, उसकी जांच करवाता है, फिर कुछ एक मेडिसिन से जो सपोर्टिव है स्टार्ट कर देता है। स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज को छोड़ के बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब मैनेजमेंट का पार्ट हो गए। जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, या किसी का लिवर फेलियर है, या किसी को बीपी है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया है, ऐसे सिचुएशन में क्या करता है? वो पेशेंट कंटिन्यू दवाई लेता है, एक लेवल को बैलेंस रखने की कोशिश करता है, बॉर्डर लाइन के अंदर रखने की कोशिश करता है, ये मैनेज करने की कोशिश करता है कि बैलेंस में रहे, प्रोपोर्शनेट रहे, ताकि एक पर्सन अपना वर्कआउट कर सके। लेकिन वो क्योर नहीं होता है। यहाँ पे अगर होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है तो धीरे धीरे इन बीमारियों में उपचार भी होता है, आराम भी होता है, और ये अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा।